हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम क्लास 10th की बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अभी तक हमने जाना, पहले हमने जाना न्यूट्रिशन के बारे में, डाइजेशन होता, हमने खाना खाया तो फूड का डाइजेशन हुआ, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, ठीक है। फिर हमने रेस्पिरेशन के बारे में जाना। अब वो रेस्पिरेशन क्या करती है? रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन है हमारी पूरी बॉडी में जाती है थ्रू द ब्लड, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है थ्रू द ब्लड इन द लंग्स, और लंग्स से हमारी बॉडी के बाहर आ जाती है। अब जो ऑक्सीजन जा रही है, जो हमने डाइजेशन ऑफ फूड किया, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट सेल्स के पास जाएंगे। अब उनका वहां पर ब्रेक डाउन होगा, उनसे नई चीजें बनेंगी। तो उसके लिए और उस न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए और पूरी बॉडी से वेस्ट को वापस लेके आने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सके। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में या पूरी बॉडी से वेस्ट को लेके आना, और इन द लंग्स और थ्रू किडनीज उनको फिल्टर आउट कर देना, बॉडी के बाहर इसको निकाल देना। तो इस चीज़ के लिए क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तभी जाके हमारा क्या है, जो जरूरी चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करें, वहाँ पर कोई चीज़ बनती है डिफरेंट फैक्ट्रीज के अंदर, तो हर जो ह्यूमन बीइंग है उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? हमारे पास क्या ट्रक्स हैं, रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, उसके अलावा हमारे पास एवियन जो सिस्टम है हवाई जहाज के थ्रू, इनके थ्रू क्या है, सारा सामान ट्रांसपोर्ट किया था एक जगह से दूसरी जगह। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो हमारे जो रिक्वायर्ड जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल जो चीज़ें हमारी बॉडी में बनती है, जैसे हॉर्मोन्स वगैरह हैं, उनको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए और वहाँ से वेस्ट को लेके आने के लिए हमारी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज उसी के बारे हम जानेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। चलो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मेनली हमारा ब्लड के थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। और जो ब्लड है हमारा, ब्लड एक तरह के हमारे पास के कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मीन्स ऐसा पदार्थ जो फ्लो कर सकता है, उसे फ्लूइड कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, इसलिए ब्लड को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है, मीडियम, फ्लूइड मीडियम, जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उस मीडियम को कहते हैं हम प्लाज्मा। क्या कहते हैं हम? प्लाज्मा कहते हैं। जिसके अंदर क्या डिफरेंट सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, उसे कहते हैं प्लाज्मा। जो एक्चुअली में जो कैरी करता है डिफरेंट सेल्स को, ठीक है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी जो प्लाज्मा है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और दूसरे जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उनसे जो वेस्ट जनरेट होता है, जैसे प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन से टूटता है तो उससे जो हमारा वेस्ट बनता है, जैसे कि यूरिया है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमारा क्या प्लाज्मा काम करता है। किस फॉर्म में करता है? वो डिसॉल्व फॉर्म में करता है। ठीक है, फूड है, नाइट्रोजन वेस्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डिसॉल्व फॉर्म में क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। और उसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो कैरीड किया जाता है भाई रेड ब्लड सेल, जो आरबीसी होते हैं उनके द्वारा कैरी किया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? आरबीसी भी क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है, कैरी करती है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द लंग्स। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा भी क्या करता है? कैरी करता है डिसॉल्व फॉर्म में। यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, ये कंबाइन करती है हेमोग्लोबिन के साथ, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, उसके थ्रू ये क्या कैरी करती है। इसके अलावा और भी
दूसरे सब्सटेंसेस है जैसे कि सॉल्ट, डिफरेंट सॉल्ट्स हो गए हमारे, इनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ब्लड। और इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड को का जो फ्लो है बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, हमें एक पंप चाहिए जो इस ब्लड को क्या पूरी बॉडी में क्या है पंप कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। वो पंपिंग ऑर्गन क्या है हमारा, वो पंपिंग ऑर्गन है हमारा हार्ट। हमारा जो दिल है वो पंपिंग ऑर्गन में काम करता है, जो ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है, इसके लिए हमें एक रास्ता भी चाहिए जिसके थ्रू ये क्या है ट्रांसपोर्ट कर सके। उसके लिए हमारे पास क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं बॉडी के अंदर जो हर टिश्यू के अंदर जाती हैं, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, तो ब्लड हो गया बेटा हमारे पास, हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, हमारे पास क्या हुआ, पंपिंग ऑर्गन हो गया, और इसके अलावा एक लिम्फ है हमारा। ये 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे ब्लड के। तो ये सारा मिलकर के एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। बात समझ में आ रही है बेटा? यहां तक ये हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड वेसल्स क्या करती है, जो नेटवर्क ट्यूब्स है हमारी बॉडी के नसें जो हमारी हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स जो है हमारे वहां तक लेके जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा एक जनरल ओवरव्यू है किसका, ब्लड के जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो आइए हम जानेंगे वन बाय वन इन सब के बारे में। तो पहला हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कौन कौन से कंपोनेंट हो गए हमारे, सबसे पहला हमारा ब्लड है, फिर हमारा ब्लड वेसल्स है हमारे, फिर हमारा हार्ट है, फिर हमारा क्या लिम्फ। तो ये 4 जो कंपोनेंट हमारे ब्लड, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके 4 कंपोनेंट हो गए हमारे, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया और हार्ट हो गया। ठीक है, ये चारों मिलकर क्या है हमारा एक ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं पूरा। ठीक है, तो हम जानेंगे भी ब्लड के बारे में। जैसे कि हमने जाना था कि जो ब्लड है, ब्लड एक तरह हमारे पास क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बारे में जान चुके हैं, जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ब्लड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड हमारा 2 चीजों से मिलकर बना है, एक हमारा है ब्लड सेल्स और एक हमारा क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, तो मोर देन 50% हमारा जो ब्लड का जो हिस्सा है वो हमारा किसका है, प्लाज्मा का बना होता है। बाकी जो बच गया हमारा उसके अंदर क्या है, ब्लड सेल्स होते हैं हमारे। और जो ब्लड सेल्स हैं इनको हम ब्लड कार्पसेल्स के नाम से भी जानते हैं, और इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये काफी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा एक है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है हमारा यहाँ पर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम द डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स और राइट डाउन द डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ आवर ब्लड। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड कार्पसेल्स और ब्लड सेल्स तीनों ही एक ही चीज के नाम हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ब्लड सेल्स को हम क्या है, ब्लड कॉर्पोसेल्स के नाम से भी जानते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हम एवरेज की बात करें, एक यंग जो एडल्ट है, जो हेल्दी एडल्ट है, उसके बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और ऑन एवरेज की बात करें तो 5.5 लीटर के आसपास हमारी बॉडी में ब्लड होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल्स होती है और प्लाज्मा होता है। मोर देन 50% की बात करें तो हमारा जो हिस्सा है ब्लड का वो प्लाज्मा का बना होता है, और बाकी जो हिस्सा बचा है हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स को हम ब्लड कॉर्पोसेल्स भी कहते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। एक एवरेज और हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करें, उसके अंदर ऑन एन एवरेज 5.5 लीटर क्या है ब्लड का वॉल्यूम हमारा ब्लड होता है हमारा, यानी कि 5 से 6 लीटर के लगभग हमारा क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, या ब्लड सेल्स के बारे में, या ब्लड कॉर्पोसेल्स के बारे में। तो 3 हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो कौन कौन से हमारे? पहला हमारा है इरेथ्रोसाइट्स, दूसरा हमारा है ल्यूकोसाइट्स, तीसरा हमारा क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। 3 तरह के सेल्स हमारी बॉडी में मिलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो फर्स्ट हमारा यहां पर क्या है, इरेथ्रोसाइट्स हैं, जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स।
ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स और आरबीसी एक ही है, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर। अगर हमारे ब्लड की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हमारे कौन से, इराइथ्रोसाइट्स। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये बाइकॉन्केव होता है और ई न्यूक्लिएटेड। बाइकॉन्केव मतलब क्या है भाई, ये सरफेस का कुछ ऐसा होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरफ से क्या है, इसके कॉन्केविटी होती है, अंदर की तरफ कर्व होता है। तो ये जो शेप होगी हमारी कनकेव शेप है, बाइकनकेव मतलब दोनों तरफ से क्या है, कनकेविटी होती है इसके अंदर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बाइकनकेव कहते हैं। ई न्यूक्लिएटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस के अलावा जितने भी दूसरी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम्स हैं, गोल्गी एपरेटस वगैरह इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है आरबीसी के अंदर। तो यहां से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आरबीसी हैं वो बाइकनकेव और ई न्यूक्लिएटेड क्यों होती है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बनता है हमारे यहां से कि जो आरबीसी हैं वो बाइकनकेव और ई न्यूक्लिएटेड क्यों होती हैं। क्योंकि इसका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, लंग्स से इसको लेके जाना होता है ऑक्सीजन को, इसीलिए इसके पास क्या दूसरी सेल ऑर्गेनेलिज्म नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है, ताकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो और ये ज्यादा से ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन को कैरी कर सके। बात समझ में आ रही है। बाइकनकेव और ई न्यूक्लिएटेड इसलिए होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए इसकी शेप ऐसी होती है और ये ई न्यूक्लिएटेड होता है। और आरबीसी के अंदर जो आरबीसी हमारा क्या है, हेमोग्लोबिन से बना होता है। मेन जो कंपोनेंट हमारा क्या है आरबीसी का, वो हमारा है हेमोग्लोबिन, ठीक है। विशेष शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, हमें एचबी कहते हैं, एचबी, ठीक है। आपने सुना होगा भाई हमारे कितने ग्राम खून हमारे अंदर है, तो एचबी है। ये हेमोग्लोबिन भी हमारा क्या है, एक तरह की प्रोटीन है। ये 4 प्रोटीन से हेमोग्लोबिन, हेम एक प्रोटीन हमारी है। तो ऐसे हमारे क्या 4 प्रोटीन से मिलकर हमारे क्या हेमोग्लोबिन बना है। याद रखना 4 हेम ग्रुप होते हैं जो आपस में जुड़कर हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल मैन के अंदर अगर हम बात करें हेमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन की बात करें, एक मेल के अंदर क्या होता है, एवरेज 15 ग्राम होता है, एचबी का जो कंटेंट होता है 15 ग्राम होता है। और फीमेल्स की बात करें उनके अंदर क्या है, 13 ग्राम एचबी हमारा क्या ऑन एवरेज देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। एचबी का जो कंटेंट है, जो कंपोजिशन है हमारे ब्लड के अंदर, एक नॉर्मल मेल के अंदर 15 ग्राम होती है और एक नॉर्मल फीमेल के अंदर क्या होती है, 13 ग्राम होती है, ठीक है। अब इराइथ्रोपोइसिस की बात करें, ये वो फिनोमिना है जिसके थ्रू क्या है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज और इराइथ्रोसाइट्स इज नोन एज इराइथ्रोपोइसिस। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ ली जाती है भाई बोर्ड एग्जाम में, तो चांस कम है मगर कंपटीशन में पूछ ली जाती है एनटीएससी वगैरह में कि इराइथ्रोपोइसिस क्या होती है। कि इराइथ्रोपोइसिस एक फिनोमिना है जिसके थ्रू क्या है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। बात समझ में आ रही है। तो एवरेज लाइफ स्पैन है हमारे आरबीसी का, वो कितना है, 120 डेज। कितना है बेटा, 120 डेज हमारा क्या है, आरबीसी का लाइफ स्पैन है। एक बार बनने के बाद हमारे शरीर में 120 दिन क्या है, वो सर्वाइव करती है, ट्रेवल करती है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन होता है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन होने लग जाए आरबीसी का, यानी कि आरबीसी खत्म होने लग जाए, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में बीमारी होती है जॉन्डिस, ठीक है। हमारी बॉडी क्या है, जॉन्डिस हो जाता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लग जाए, जॉन्डिस बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, आरबीसी का काउंट हमारा कम हो जाता है, ठीक है। एक बीमारी और है हमारी पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होती है, इसके अंदर क्या हमारा एक एबनॉर्मल इंक्रीज कर जाता है आरबीसी काउंट का, यानी कि एबनॉर्मली 15 ग्राम से अगर ऑन एवरेज है तो इससे ज्यादा हमारा क्या है, आरबीसी काउंट हो जाता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। बात समझ में आ रही है। अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए, आरबीसी का जो काउंट है हमारा बढ़ जाए एबनॉर्मली, उसे कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछ ली जाती है। एक होती है हमारी इराइथ्रोसाइटोपिनिया। अगर
हमारा आरबीसी का नंबर डिक्रीज कर जाए, उस कंडीशन को कहते हैं हम इराइथ्रोसाइटोपिनिया। पॉलीसाइथीमिया में हमारा नंबर बढ़ता है, इराइथ्रोपोइसिस में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होती है। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉलीसाइथीमिया में एबनॉर्मल इंक्रीज होता है, इराइथ्रोसाइटोपिनिया में डिक्रीज होता है आरबीसी का। ये जो आरबीसी है, जो इराइथ्रोसाइट है, हमारी ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करती है। इस जो पीएच मेंटेन करने के बाद हमारी ब्लड का पीएच हमारा कितना होता है 7.4। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो ब्लड का जो पीएच कितना होता है 7.4। ठीक है, पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करता है? इराइथ्रोसाइट करती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का कंपोजिशन, आरबीसी का काउंट कम होने लग जाता है, तो हमारी किडनी क्या करती है? एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एराइथ्रोपोइटिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन। जैसे ही हमारा आरबीसी का काउंट कम हुआ तो हमारा एक सिग्नल जाता है आरबीसी के अंदर, और सॉरी किडनी के अंदर, और किडनी क्या करती है? एराइथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है, उसको रिलीज करती है, उसको प्रोड्यूस करती है। जो इराइथ्रोपोइटिन क्या काम करता है? इराइथ्रोपोइटिन आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये बोन मैरो में जाएंगी। बोन में इराइथ्रोपोइटिन क्या करेगा? बोन मैरो में जाकर बोन मैरो को क्या करेगा? एक ऑर्डर करेगा, भाई बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो चुकी है, आप क्या है आरबीसी का फॉर्मेशन करो। बात समझ में आ गई? आरबीसी का काउंट कम होगा तो किडनी क्या प्रोड्यूस करेंगे? इराइथ्रोपोइटिन, और वो इराइथ्रोपोइटिन आरबीसी की फॉर्मेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। बात समझ में आई? तो ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये आपका क्या है? आरबीसी का डायग्राम है। आप देख सकते हो ये जो सेंट्रल जो हिस्सा है यहां पर, ये वाला कॉन्केविटी लिए हुए है। तो इसलिए कहा था कि जो स्ट्रक्चर है आरबीसी का वो क्या है? बाइकनकेव होता है। ठीक है, तो आपको कॉन्केविटी देखने को मिल रही है आरबीसी के अंदर। ये नॉर्मली जो हमारा ब्लड होता है रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। अगर हम देखें इराइथ्रोसाइट्स को, तो उसका कलर आपको क्या है? रेड कलर का नजर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? रेड कलर का कलर हमें नजर नहीं आता है। तो आरबीसी हमारे इराइथ्रोसाइट बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए हमारे ब्लड का कलर क्या नजर आता है? रेड नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो हमारा है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं। ठीक है, सोल्जर्स किस लिए हैं? क्योंकि व्हाइट जो ब्लड सेल्स होते हैं ये बीमारियों से लड़ने की हमारी क्षमता को इंक्रीज करते हैं, यानी कि इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे लड़ाई करने की इनकी ताकत होती है, उनसे बचाने का उनसे हमें बचाते हैं। इसीलिए इन्हें हम सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके पास एचबी या हेमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, टीएलसी एक काउंट है हमारा डब्ल्यूबीसी को मेजर करने का, यानी कि द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इज कॉल्ड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में हमारे कितने ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हैं उसे कहते हैं हम टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अगर हम बात करें एवरेज की बात करें, हमारी बॉडी में 5000 से लेकर 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर इतनी हमारे पास क्या है? ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। 5000 से 10,000 इन्हें पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर हमारी क्या है? ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि एबनॉर्मल अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। अगर देयर इज इंक्रीज इन एबनॉर्मल इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी इज इन मैलिग्नेंसीज की बात करें, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जैसे कि ब्लड कैंसर की बात करें, ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं हमारी बॉडी में तो भी डब्ल्यूबीसी का काउंट हमारा क्या बढ़ जाता है।
ठीक है, वो नॉर्मली है। ब्लड में किसी तरह कोई इन्फेक्शन है, बुखार है या कोई आपका वायरल हो जाता है तो WBC का काउंट बढ़ना जायज़ है। मगर ये एबनॉर्मली इंक्रीज कर रही है WBC, उसे कहते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कहते हैं। ल्यूकीमिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लड कैंसर। याद रहेगा बेटा, ल्यूकीमिया क्या होता है? एबनॉर्मल इंक्रीज इन द WBC काउंट। अभी डायग्राम देख रहे हो आप, ये डायग्राम आपको बता रहा है WBC की टाइप्स। क्या दिखा रहा है? WBC की टाइप्स दो तरह की होती है, ग्रेनुलर एंड एग्रेनुलर। ग्रेनुलर का मतलब है ऐसी WBC जिनके अंदर क्या है, ग्रेन्यूल देखने को मिलेगा, और एग्रेनुलर के अंदर क्या आपको ग्रेन्यूल देखने को नहीं मिलता है, इसलिए एग्रेनुलर हैं। और ये क्या है? ग्रेनुल। ग्रेनुलर भी दो तरह की, तीन तरह की हमारी, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। इन तीनों के अंदर न्यूट्रोफिल की मात्रा ज़्यादा होती है और सबसे कम हमें क्या देखने को मिलता है? बेसोफिल। और मॉडरेट अमाउंट में हमें क्या देखने को मिलेगा? इयोसिनोफिल। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स हमारे दो तरह की होती हैं बेटा, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स भी फर्दर तीन तरह की होती है हमारी, बेसोफिल, इयोसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। एग्रेनुलोसाइट भी हमारी दो तरह की होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर ग्रेन्यूल्स। ठीक है, बेसोफिल के अंदर है, इयोसिनोफिल के अंदर है, और यहां आपको दिख रहा है लोब, ये दिख रही है आपको, दिस इज द लोब। ठीक है, ये क्या बेटा? ये एक लोब है, एक लोब यहां पर है, एक लोब यहां पर है, एक लोब यहां पर, और एक लोब यहां पर है। तो जो न्यूट्रोफिल होती है मल्टी लोब्ड होती हैं, और इयोसिनोफिल हमारी क्या होती है? बाइलोब्ड होती है। बेसोफिल हमारी सिर्फ यूनिलोब्ड होती है, एक ही लोब होती है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं होती हैं। याद रहेगा बेटा, ग्रेनुलोसाइट हमारे तीन होगी, बेसोफिल, इयोसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। सबसे ज़्यादा हमारी क्या होती है? न्यूट्रोफिल होती है, और सबसे कम हमारी कौन सी होगी? बेसोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल हमारी क्या होती है? मल्टी लोब्ड होती हैं। इयोसिनोफिल हमारी बाइलोब्ड होती हैं, और बेसोफिल हमारी क्या होती है? ओनली सिंगल लोब्ड होती है। इन तीनों के अंदर हमें क्या, ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, इसीलिए ये हमारे कहलाते हैं ग्रेनुलोसाइट। अब हम बात करें एग्रेनुलोसाइट की, इनके अंदर कोई ग्रेन्यूल की नहीं मिलता है, और ये दो तरह के होते हैं हमारे, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। दोनों की बात करें तो लिम्फोसाइट का जो कंसंट्रेशन होती है, अमाउंट होती है, ज़्यादा होती है, और मोनोसाइट की जो काउंट होती है क्या है, वो कम होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ल्यूकोसाइट्स की टाइप, हमारी टाइप आपको क्लियर होगी, कितना टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट होते हैं। अब हम बारी बारी जानेंगे इन सब के बारे में, ग्रेनुलोसाइट के बारे में भी और ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में भी। ठीक है, तो पहला हमारा है ग्रेनुलोसाइट्स, और उसके अंदर ही हमारे पास क्या है? इयोसिनोफिल्स। ठीक है, ये हमारे ल्यूकोसाइट्स का टाइप है हमारा, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने काम करता है, और मेनली ये क्या करता है? इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। कौन? जो अगर पैरासाइट से अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो उनसे लड़ने में हमें मदद कौन करता है? इयोसिनोफिल्स मदद करते हैं। इसके अलावा ये एलर्जिक कंडीशंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो एलर्जी कॉज हो जाती हैं उनसे भी लड़ने में हमारी मदद करता है कौन? इयोसिनोफिल। और अस्थमा के अंदर भी हमारे क्या है, अस्थमा की कंडीशंस के अंदर भी इयोसिनोफिल्स हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉल ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं हमारे इयोसिनोफिल्स, जो कि हमारे कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 से 4% प्रेजेंट होती है हमारी ब्लड के अंदर। जो टोटल हमारा ल्यूकोसाइट काउंट है WBC से है, ठीक है, उसका सिर्फ 2 से 4%, उसका सिर्फ 2 से 4% क्या है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा हमें ये देखने को मिलती है कौन? इयोसिनोफिल्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम का हमारे सेल्स हमारे ये हमारे इन्फेक्शन से पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, और इसके अलावा ये एलर्जिक कंडीशन, एलर्जी कॉज हो जाती है, अस्थमेटिक जो अस्थमा होता है, जो अस्थमा हो जाता है, उन कंडीशंस के अंदर इयोसिनोफिल्स क्या फाइट करने में हमारा मदद करती हैं। सबसे छोटी होती हैं, 2 से 4% हमारे क्या है बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती है टोटल WBC का जो काउंट हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बेसोफिल। ठीक है, सबसे कॉमनेस्ट हमारा ग्रेनुलोसाइट है हमारा ये,
ठीक है, जिसका जो अगर बात करें तो 0.01 से 0.3% जो प्रेजेंट होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का 0.01 से 0.3% होता है ये। ठीक है, और सबसे बड़ा इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म जो होता है, इसके अंदर सबसे बड़ा ग्रेन्यूल हमें देखने को मिलता है किसके अंदर है, बेसोफिल्स के अंदर यूनिलोब था, तो सबसे बड़ा क्या है ग्रेन्यूल हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है। और नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे इनटू पैथोजेंस नहीं, नॉन स्पेसिफिक यानी कि जो इनकी जो एक्टिविटी है नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये जब एलर्जी होती है उस दौरान ये हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जब भी एलर्जी कॉज होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो बेसोफिल होते हैं वो हिस्टामिन को प्रोड्यूस करते हैं। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हिस्टामिन है वो कौन से सेल्स रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे कौन से हैं, बेसोफिल सेल्स। ठीक है, टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर 20 से 25% हमारे क्या है, बेसोफिल की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, और ये जो बेसोफिल हैं बेसिकली जो बेसिक जो डाइज होती हैं उनसे इनको स्टेन किया जाता है। ठीक है, बेसिक डाइज को ये रिटेन करती हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, बेसोफिल है। रही बात इयोसिनोफिल्स की, इयोसिनोफिल्स एसिडिक डाइज को रिटेन करती हैं। अगर हम इयोसिन को डालें ब्लड के अंदर तो जितने भी हमारी इयोसिनोफिल्स होंगी वो उस इयोसिन को रिटेन कर लेंगी। ठीक है, उससे कलर्ड हो जाएंगी, इसीलिए उनका नाम इयोसिनोफिल पड़ा। ये बेसिक डाइज को रिटेन करती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेसोफिल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा न्यूट्रोफिल्स की, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारी ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हमारे कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, 60 to 70% जो टोटल हमारा जो डब्ल्यूबीसी है उसका 60 से 70% हमारा क्या है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 2 से 5 लोब होती हैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मल्टी लोब्ड होती हैं, 2 से 5 लोब देखने को मिलती हैं इसके अंदर। ठीक है, और काफ़ी फाइन ग्रेन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। न्यूट्रोफिल्स हैं ये हमें बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं और लाइसोसोम की मदद से। ठीक है, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को, न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करने में, इसको तोड़ने में मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम पता ही है, आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो ब्लड के अंदर भी जो न्यूट्रोफिल्स हैं तो वो लाइसोसोम की मदद से बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होती हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का मतलब है ये एक तरह का जो हार्मफुल जो कंपोनेंट प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, कहने का मतलब इसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। जो हमारा ब्लड है, जो हमारे टिश्यूज हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे आर स्टेन्ड बाय द न्यूट्रल डाइज, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, न्यूट्रोफिल पड़ा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पैन है 8 घंटे से लेकर 1 महीने तक का होता है। और जितने भी ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये बनाए जाते हैं बोन मैरो द्वारा। ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स भी बोन मैरो द्वारा बनाए जाते हैं, और जो आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं ये भी हमारे क्या है, बोन मैरो द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, लगातार बनता रहता है, ये जो जितने भी ग्रेनुलोसाइट लगातार बनते रहते हैं हमारे, क्योंकि ये लगातार हमारी बॉडी में फाइट करते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, इसीलिए लगातार बनते रहते हैं। बनाते कौन है, हमारा बोन मैरो। बोन मैरो में हमारा जो टिश्यू होता है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स को बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। ये 8 घंटे से लेकर 1 महीने तक इनका क्या लाइफ स्पैन, जीवन काल होता है। इतना कम इसलिए होता है क्योंकि लगातार हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म में लगे होते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंस करने में लगे होते हैं, तो लगातार ये खत्म होते रहते हैं, इसलिए लगातार ये बनते हुए रहते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। ये नेक्स्ट हमारे पास है एग्रेनुलोसाइट, और एग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि इसके अंदर ऐसे सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स हमें देखने को नहीं मिलता है।
तो पहला हमारे इसके अंदर क्या है, मोनोसाइट्स, ठीक है। लार्ज बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या है, मोनोसाइट के अंदर दो लोब देखने को मिलती हैं, और जो मोनोसाइट डायमीटर कितना हमारा 12 से लेकर 20 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है इसका, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हाफ मून शेप्ड होता है या किडनी शेप होता है, ठीक है। किडनी शेप होता है या फिर क्या हाफ मून शेप क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जो बात करें मोनोसाइट्स की, ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 3 to 8% होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इन्हें हम क्या कहते हैं, गार्बेज ट्रक्स ऑफ इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या करते हैं, गार्बेज ट्रक्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, वायरस वगैरह है, जो डिग्रेड कर जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, उन पार्ट्स को ये साफ करने का काम करते हैं, इसलिए इनको गार्बेज ट्रक्स कहते हैं। बैक्टीरिया को तोड़ दिया गया डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बाय द न्यूट्रोफिल्स, और हमारे जो नेचुरल किलर सेल्स हमारे उनके द्वारा उनको तोड़ दिया जाता है। और मोनोसाइट्स क्या करती है, फिर उनको साफ करने का काम करती है, ठीक है। बॉडी से अगेंस्ट लड़े कौन, हमारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं, ठीक है। हमारे दूसरे नेचुरल किलर सेल्स हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं, वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और जो वायरसेस हैं उनको तोड़ देते हैं स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, और उन पार्ट्स को सफाई करने का काम कौन करता है, मोनोसाइट्स करती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, गार्बेज ट्रक्स कहा गया, ठीक है। मोनोसाइट्स क्या करती हैं, टिश्यू के अंदर क्या है, डिफ्यूज कर जाती हैं, माइग्रेट इनटू द टिश्यू, ठीक है। जो हमारे ब्लड के अंदर फ्लो कर रही है मोनोसाइट्स, और ये ब्लड वेसल्स को क्या है कि थ्रू डिफ्यूज होकर ये टिश्यू के अंदर भी चली जाती हैं, वहां पर ये कहलाती है मैक्रोफेजेस, ठीक है। वहां पर क्या कहलाती है, मैक्रोफेजेस कहलाती हैं। और टिश्यू को डिजीज कॉजिंग और जो डेड सेल तो बैक्टीरिया वहां पर डेड सेल वहां प्रेजेंट है उनकी सफाई के काम, और इसके अलावा जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स जो प्रेजेंट हमारे टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको खत्म करने का काम भी करती हैं मोनोसाइट्स। याद रहेगा, जब मोनोसाइट्स टिश्यू के अंदर चली जाती हैं तो वहां पर ये कहलाती है मैक्रोफेजेस, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का, ब्लड के अंदर से टिश्यू के अंदर डिफ्यूज करने का जो प्रोसेस है मोनोसाइट्स का, इसे कहते हैं डायापेडेसिस। ये भी एक एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि जो प्रोसेस है डिफ्यूजन का मोनोसाइट्स का फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यू, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डायापेडेसिस। इसको राइट डाउन करना है अपने नोटबुक में, जब आप लेक्चर देखोगे इस पॉइंट को आपको क्या राइट डाउन करना है। अब एनटीएससी का एग्जाम दोगे तो वहां पर बड़ा काम आएगा आपको ये, कि डायापेडेसिस कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा। ये तो ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये कि सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मोनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, दीज व्हाइट ब्लड सेल्स हैव ए सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस, सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोसाइट्स कहते हैं। बात समझ में आ रही बेटा यहां तक। ये तो था हमारा मोनोसाइट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में, ठीक है। लिम्फोसाइट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड, जो कि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज हमारी ब्लड के अंदर डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उनसे लड़ने में मदद करती है, ठीक है। एंटी मतलब अगेंस्ट, ऐसी बॉडीज जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या सिंपली कहें माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो बनती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज कहते हैं। जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स हैं उन्हें कहते हैं एंटीजेंस। बात समझ में आ रही है। जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहते हैं एंटीजेंस। उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या है, बनाती है कुछ प्रोटीन्स जो उनसे लड़ने में मदद करती है, इसीलिए इनका नाम क्या है, एंटीबॉडीज। बॉडीज मतलब एंटीजेंस, उनसे अगेंस्ट जो बन रही हैं हमारी बॉडी को बचाने के लिए प्रोटीन्स, उन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, मेड ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इनका जो साइज है वो रेंज करता है 8 से 10 माइक्रोमीटर्स के बीच में, ठीक है। इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं।
अब नाम बता रहा है बेटा, ये जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। जैसे हमारे देश को आर्मी प्रोटेक्ट करती है बाहर से, अंदर से क्या है लोकल पुलिस प्रोटेक्ट करती है। जो असामाजिक तत्व हैं उनको खत्म करने का काम करती है। वही काम हमारे क्या है ये जो लिम्फोसाइट से करती हैं। हमारी बॉडी में जो माइक्रो प्रेजेंट है ये हमारे क्या असामाजिक तत्व हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो इनको मारने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट्स करती हैं। और उनको साफ करने का काम कौन करता है बेटा? मोनोसाइट्स करते हैं। ठीक है। और ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं बेटा? कलरलेस होते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये कौन बनाता है? लिम्फोइड टिश्यू बनाता है। हमारी बॉडी में लिम्फोइड टिश्यू कौन सा है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है, वहां पर आपको लिम्फ नोड्स नजर आते। वहां पर क्या होती है? उन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फ नोड्स होती हैं। वो लिम्फ नोड्स लिम्फो टिश्यू होता है वो, जो कि लिम्फोसाइट्स का बनाने का काम करता है। बात समझ में आ रही है बेटा? एक हमारा स्प्लीन है, ठीक है। दूसरा हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पर भी लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। वो भी क्या है? लिम्फोसाइट्स को बनाने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? लिम्फोइड टिश्यू क्या करता है? लिम्फोसाइट्स को बनाने का काम करता है। और ये टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनके अंदर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। और हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के अंदर मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा? लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फोइड टिश्यू देखने को मिलता है। दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये दोनों ही, अभी टी लिम्फोसाइट्स मेनली हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो हमारे बीमारी से लड़ने का काम करती हैं। ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? फर्दर एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स हमारी फर्दर कई प्रकार की होती हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स। ठीक है। हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। और बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं बेटा? ये फर्दर हमारे क्या एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं बी लिम्फोसाइट्स। बात क्लियर है? और टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? ये लड़ने का काम करती हैं। ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती हैं और टी लिम्फोसाइट्स क्या है? ये लड़ने का काम करती हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो जितने सेल्स हमने पढ़े हमने अभी तक है वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूबीसी के, जो हमें हमारी जो इम्यून सिस्टम को क्या है बूस्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। और ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं, ये हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाती है। इसे कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक होती है हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है। लास्ट जो हमारा ब्लड का जो कंपोनेंट है, जो ब्लड सेल हमारे प्लेटलेट्स हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये मेनली काम करती है जब हमारे चोट लगती है उस दौरान ये ब्लड को बाहर निकलने से, यानी कि ब्लड के लॉस को होने से बचाती है। जहां पर भी चोट लगती है वहां पर एक हीलिंग का काम करती है। क्या करती है? हीलिंग का काम कर, हील करती है उस पार्ट को। और ये भी कहां बनती है? हमारी बोन मैरो के अंदर बनती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। हेमोरेज, हेमोरेज क्या है? ब्लीडिंग का ही दूसरा नाम है। तो ब्लीडिंग, चोट लगती है वहां से जो ब्लड हमारा लॉस होता है उसको क्या है? रोकने का काम करती है। वहां पर एक रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। इसे अगर लोकल भाषा में खुरंड कहते हैं, तो खुरंड बनाने में मदद करती है, क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करती है। बात समझ में आ रही है? दे हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। जब भी कोई कट लगता है, कोई चोट लगती है, तो क्या है? ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। प्लेटलेट्स वहां पर जाके ब्लड के कोगुलेशन में मदद करती हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ताकि ब्लड का लॉस ना हो। तो पहला हमारा इरेथ्रोसाइट है, उसका काम क्या है बेटा? वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने का काम करती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आने का काम भी करती है। डब्ल्यूबीसी सोल्जर है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। प्लेटलेट्स क्या करती हैं? थ्रोम्बोसाइट्स क्या करती हैं? ब्लड के क्लॉट को फॉर्मेशन काम करती है, ये ब्लड कोगुलेशन में मदद करती है, यानी ब्लड के लॉस को रोकने में मदद करती है। ठीक, क्लियर है यहां तक? ये नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मा। अगर ब्लड से जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं, जितने भी हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं,
उनको अलग कर दिया जाए, पीछे जो बचेगा लिक्विड, एक पेल येलो कलर का लिक्विड बचेगा, उसे कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा के अंदर सारे ब्लड सेल्स क्या करते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। उन सेल्स को हम अलग निकाल दें तो वो पीछे जो लिक्विड बचा हमारा पेल येलो कलर का, उसे कहते हैं हम प्लाज्मा, जो कि क्या है, लगभग 50% ब्लड का क्या है, कंट्रीब्यूट करता है। अगर ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो 50% के लगभग जो वॉल्यूम हमारा किसका होता है? प्लाज्मा होता है। बाकी जो बचा हमारे हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स आ गई, आपका ल्यूकोसाइट्स आ गई हमारी, और क्या आ गई? इरेथ्रोसाइट्स आ गई। बात समझ में आ गई बात बेटा? इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर आपको सॉल्ट्स नजर आएंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है बेटा? प्रोटीन्स होती हैं। भाई प्लाज्मा के अगर कंपोजिशन की बात करें, प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होता है और एंजाइम होता है। इसके अलावा सम प्रोटीन्स आर आल्सो देयर which help in controlling the different process of our body, जैसे कि हेपरिन ब्लड में होती है, एक प्रोटीन है जो ब्लड के क्लॉट की फॉर्मेशन को रोकती है, ब्लड को हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, जमने से रोकती है। ठीक है, हेपरिन। इसके अलावा थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो दो नाम बताए बेटा मैंने, ये दोनों क्या करती हैं? ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करती हैं। जब क्लॉट का फॉर्मेशन होता है उस दौरान थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही क्या करती हैं? ब्लड के क्लॉट फॉर्मेशन में मदद करती हैं। हेपरिन क्या करती है? ब्लड के, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकती है, ब्लड का क्लॉट का फॉर्मेशन ना हो, इसलिए वो काम करती है टू प्रोटेक्ट द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। बात समझ में आ गई बेटा? ये तो ये तो हमारे प्लाज्मा के बारे में था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या करती है? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है हमारी ब्लड के अंदर, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनके बारे में हम जानेंगे भी हम नेक्स्ट। तो आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे पूरे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती हैं, प्योर ब्लड लेके जाती हैं। ये हार्ट से प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। बात समझ में आ रही है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, अंडर प्रेशर होती हैं, इसलिए थिक होती हैं। इनकी जो वॉल होती है आर्टरीज की, थिक होती है, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड बाहर आता है वो हाई प्रेशर में होता है। तो ये जो आर्टरीज है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये फटे ना, ये ब्रस्ट ना कर जाए, इसीलिए इनकी वॉल क्या होती है? थिक होती है। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है यहां तक ये? ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है, थिक होती हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, अरोटा है हमारे हार्ट से मेन एक ब्लड वेसल निकलती है अरोटा, और वो फर्दर डिवाइड कर जाती है डिफरेंट आर्टरीज के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स में। हमारी एक अरोटा से डिफरेंट आर्टरीज निकलती हैं जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट क्या करती हैं? चली जाती हैं ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेन्स। और वेन्स क्या करती है? जो आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, और वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं पूरी बॉडी के अंदर से। जो ब्लड हमारा पहुंच चुका है वहां से CO2 को लेके आते हैं वापस, वेस्ट को लेके आते हैं हमारे वापस। कौन? वेन्स। ठीक है, और ये इलास्टिक होती हैं। वो क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी। ये कैसी होगी? इलास्टिक होगी। और इनके अंदर क्या मिलता है बेटा? यहां पॉइंट लिखा नहीं है भाई। वेन्स के अंदर आपको वाल्व्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो वेन्स जो ब्लड लेके आती हैं, ये इनके अंदर प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर नहीं होगा तो ये हमारे हार्ट तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो इसीलिए इनके पास क्या है? एक वेल्व्स होती हैं जो बैक फ्लो को रोकती है। ब्लड एक बार ऊपर चढ़ गया, मान लो पाँव में कोई ब्लड चले गया, ये वापस आना हमारे हार्ट तक आना है, प्रेशर है नहीं, तो वापस कैसे आएगा?
जब ब्लड जब वहां जाता है तो वापिस जब चढ़ता है ऊपर, तो इन वेसल्स के अंदर, वेन्स के अंदर क्या वॉल्स होती है जो ब्लड को वापस नीचे नहीं जाने देती, ठीक है। तो इनके अंदर क्या, वेन्स के अंदर ये इलास्टिक होती है, इनके अंदर वेल्व्स प्रेजेंट होता है। वेल्व्स का काम होता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकना, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, और ये लगातार हमारे क्या है हार्ट तक पहुंचता रहे, ठीक है। एक्सेप्शन है यहां पर, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और एक हमारी है पल्मोनरी वेन जो हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है, सॉरी लंग्स से हार्ट तक लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स के अंदर दो ही एक्सेप्शन हमारी, क्या, एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो ब्लड लेके जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, वो ऑक्सीजनेटेड होता है। एक पुल्मोनरी वेन जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। एक एक्सेप्शन और है हमारे आर्टरीज के अंदर, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर, थिक होती है इनकी वाल। एक एक्सेप्शन है यहां पर, वो एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स के अंदर। क्लियर है यहां तक? थर्ड हमारे पास कौन सा है बेटा, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज की बात करें हम, कैपिलरीज क्या है, ये बड़ी काफी महीन, काफी फाइन ब्रांचेस हैं आर्टरीज की, जो हर एक टिश्यूज के अंदर, हर एक सेल्स के अंदर जाती हैं। भाई जो जितनी भी आर्टरीज हैं ये हर सेल्स के अंदर, हर आर्टरी के, सॉरी हर टिश्यू के अंदर नहीं जा सकती आर्टरीज, तो फर्दर क्या है डिवाइड करके कैपिलरीज बन जाती है। काफी महीन ट्यूब्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, तो हर सेल्स के अंदर, हर टिश्यू के अंदर क्या है ये ब्लड की सप्लाई करती हैं। बात समझ में आ रही है? वो कहलाती हैं कैपिलरीज, और वहां पर ये क्या एक्सचेंज करती हैं सब्सटेंसेस का ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो, पहला हमारा आर्टरी क्या है, दूसरा हमारा वेन है। ये आर्टरी हमारी क्या है, रेड कलर की दिखा रखी है ना कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और ये हमारा ब्लू कलर की दिखा रखी है, तो ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेके जाती है। आप यहाँ देख सकते हो इसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं है इसके अंदर, और यहाँ पर हमारे पास क्या येलो कलर में दिखा रखा है आपको एक वाल्व है। ये जो वाल्व हमारे प्रेजेंट है, तो वाल्व प्रेजेंट होती है, मैंने बताया था आपको कि जो वेन होती है वो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेल्व प्रेजेंट होती है जो बैक फ्लो को रोकती है, ठीक है। इसकी जो वाल्व होती है, इसकी जो वाल्व होती है थिन होती है, इसकी वाल्व थिक होती है। इसके अंदर ब्लड अंडर प्रेशर नहीं होता है, और इसके अंदर क्या होता है, आर्टरी के अंदर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड हमारा अंडर प्रेशर होता है, ठीक है। और ये जो आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इसका डिफरेंस पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपकी फीडबैक लेना चाहूँगा। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपके से मेरा नंबर है। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है आपको मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर, और याद रहे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचते रहे कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस द्वारा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।